मयूंग की फुसफुसाहटें। क्या आप रहस्यों में विश्वास करते हैं? नहीं? तो शायद यह कहानी आपका नजरिया बदल दे। यह कोई कल्पना नहीं, कोई अफसाना नहीं, यह एक सच्ची दास्तान है जिसे मैंने खुद जिया है। भारत एक विचित्र देश है जहां हर 100 किलोमीटर पर भाषा बदल जाती है और उसके साथ कहानियां भी। कोई गांव प्रेम गाथाओं में डूबा है तो कहीं वीरता की कथाएं हवाओं में तैरती हैं, और कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां कहानियां फुसफुसाती नहीं, चीखती हैं, जैसे मयोंग। मयोंग गुवाहाटी से लगभग 52 किलोमीटर दूर एक रहस्य से भरा गांव। वहां की मिट्टी में जैसे तंत्र की गंध है और हवाओं में कुछ छिपा हुआ सा। उन दिनों मेरी उम्र 25 वर्ष थी। मैं, माधव मजूमदार, बाहर से देखने पर एक आम पत्रकार, एक शोधकर्ता और अपने पिता की निर्माण कंपनी का वारिस। लेकिन सच कहूं तो मेरी असली पहचान केवल एक व्यक्ति जानता था, मेरे चाचा उमाशंकर मजूमदार। वही मेरे गुरु थे और मैं उनका प्रशिक्षु, एक नौसिखिया जासूस। हम दोनों की डिटेक्टिव एजेंसी थी यूएसएम सर्विसेज। चाचा जी को 55 का अनुभव था और मुझमें थी फील्ड पर जाने की जिज्ञासा। हम एक दूसरे से बहुत कम मिलते थे। वो कोलकाता में, मैं मुंबई में। बातचीत होती थी पर सीमित, वो भी कोडवर्ड्स और कूट भाषा में। उनका साफ नियम था, काम की बात सिर्फ काम के लोग जाने, कोई तीसरा नहीं। और इसी नियम ने मुझे वहां पहुंचाया जहां से ये कहानी शुरू होती है, मयोंग में। उस गांव में जहां कुछ लोग गए लेकिन लौटकर कभी नहीं आए। कहानी शुरू करने से पहले एक बात, जिन चेहरों, जिन आवाजों और जिन घटनाओं के बारे में आप अब पढ़ने या सुनने जा रहे हैं, वो सब बिल्कुल सच्चे हैं। बस उनके नाम मैंने बदल दिए हैं, क्योंकि कभी कभी सच्चाई को बचाने के लिए पहचान छुपाना जरूरी होता है। तो आइए परतों को खोलते हैं, एक रहस्य की जो समय की धुंध में कहीं दबा था। कहानी अब शुरू होती है। अध्याय 1, जो लौट कर नहीं आया। कभी कभी लोग यूं ही नहीं गायब होते, कुछ जगहें उन्हें निगल जाती हैं। सुबह की हल्की हल्की धूप टेंट की परछाई से छनकर माधव के चेहरे पर पड़ी तो उसकी नींद टूटी। बाहर से आती पत्तों की सरसराहट और जल की लहरों की धीमी धीमी आवाज ने उसे अपनी ओर खींचा। सालों से माधव मजूमदार ने किताबों में पढ़ा था कि असम का मयोंग गांव जादू टोने और रहस्यमयी परंपराओं का गढ़ है। लेकिन जब वो खुद वहां पहुंचा तो उसे महसूस हुआ, किताबें आधी सच्चाई ही बताती हैं। सुबह का समय था, हवा में बांस के पत्तों की सरसराहट और मिट्टी में हल्की सी नमी थी। ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे उसका तंबू लगा था। अभी सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि उसकी आंख खुल गई। वह धीरे से टेंट का पर्दा हटाकर बाहर निकला। सामने ब्रह्मपुत्र नदी अपनी विशालता में शांत बह रही थी। किनारे पर कुछ मछुआरों की नौकाएं हल्के झोंकों में डोल रही थीं। उनके पास खड़े कुछ स्थानीय लोग किसी लोहे की कलश से राख निकाल रहे थे, शायद किसी पुरखे की अस्थियां या कोई तांत्रिक सामग्री। माधव ठिठक गया। वह दृश्य साधारण होते हुए भी अजीब सा लगा, जैसे ब्रह्मपुत्र न सिर्फ जल थी बल्कि कोई पुरानी आत्मा थी जो हर चीज को अपने भीतर समा लेती थी। और तभी हवा में एक अस्फुट सी फुसफुसाहट गूंज उठी। मोर नाम किन्हीं पाले नाई। तूने अब भी मेरा नाम नहीं पहचाना? सुबह के लगभग 5:50 का वक्त था। माधव पूरी तरह तैयार था, हमेशा की तरह उसके पसंदीदा कपड़े, सफेद टी शर्ट और नीली डेनिम जीन्स में। जोगिंदर दादा, जो घर में एक बंगाली दीदी मां की तरह स्नेही और पारंपरिक थे, हाथ में पूजा की थाली और दही शक्कर की कटोरी लेकर दरवाजे पर खड़े थे। उधर उमाशंकर मजूमदार, जो अभी अभी नींद से जागे थे, सादा सफेद कुर्ता पहने हुए ड्राइंग रूम में चले आए। माधव ने आदर से उमा चाचा को प्रणाम किया, फिर जोगिंदर दादा की ओर मुड़ा। जोगिंदर दादा ने उसके बाएं हाथ की छोटी उंगली को हल्के से दबाया, जैसे कोई पुरानी रस्म निभा रहे हों, और एक चम्मच दही शक्कर उसके मुंह में डाल दी। फिर थोड़ा शिकायत के लहजे में उमाशंकर की ओर देखकर बोले, मुझे भी बच्चे के साथ जाने देते। अनजान जगह पर उसे अकेला कैसे भेज रहे हो? मैं इसका ध्यान रखता, पर मुझे तो कभी कहीं भेजते ही नहीं, बस घर में आपकी सेवा करता रहता हूं। उमाशंकर ने हंसते हुए कहा, जोगिंदर मासी, आप जाकर बालकनी से देख लो। माधव को अकेला छोड़ने का अभ्यास भी जरूरी है।
अब क्या? इसके साथ इसकी पत्नी और मासी को भी भेजूं क्या? जोगिंदर दादा नाराज होकर बोले, बेटा डरना मत, अगर कभी डर लगे तो मुझे याद करना, मैं तुरंत पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वो उमाशंकर की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए बालकनी की ओर चल दिए। नीचे माधव तब तक थाने के सामने खड़ी टैक्सी में अपना बैग रख चुका था। उसने एक बार ऊपर बालकनी की ओर देखा, हाथ हिलाया और फिर टैक्सी में बैठ गया। एक नया सफर शुरू होने वाला था। माधव टैक्सी से सियालदह रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, जो उमा चाचा के घर से सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी पर था। सुबह का समय था और सड़कें खाली थीं, इसीलिए सिर्फ 10 मिनट में ही वह स्टेशन पहुंच गया। उसकी ट्रेन थी एक 3173 कंचनजंगा एक्सप्रेस, जो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से सुबह 6:50 पर रवाना होने वाली थी। अभी भी माधव के पास 40 मिनट का समय बचा हुआ था। हालांकि सुबह जोगिंदर चाचा ने घर पर चाय नाश्ता करवा दिया था, फिर भी नवंबर की हल्की सर्दी और स्टेशन पर बन रही चाय की खुशबू और उससे उठती गर्म भाप ने उसे मजबूर कर दिया। वो खुद को रोक न सका। उसने पास की दुकान से मिट्टी के छोटे कुल्हड़ में एक गर्म चाय ली और साथ में एक गर्मागर्म सिंघारा, समोसा जैसा, भी उठा लिया। मगर चाय और एक सिंघारा से उसका मन नहीं भरा। उसने फिर से जाकर एक आलू की चॉप और एक और चाय ली और खाते पीते हुए पूरे प्लेटफॉर्म पर आते जाते लोगों को गौर से देखने लगा। उसे यात्रियों की विविधता में एक अनकही कहानी दिख रही थी। अब उसके डिब्बे एसी फर्स्ट क्लास के दरवाजे खुल चुके थे। माधव ने देखा कि कुछ 4 युवा लड़के, जो शायद कॉलेज के छात्र लग रहे थे, हाथ में गिटार और एक एक बैग लिए डिब्बे में चढ़े। उनके पीछे एक बंगाली परिवार, जिसमें 2 छोटे लड़के, माँ बाप और दादा दादी भी साथ थे, चढ़ते नजर आए। कुछ देर बाद एक कमसिन सी लड़की, थोड़ी गोल मटोल और घुंघराले बालों वाली, 2 सूटकेस लेकर चढ़ी। उसकी चाल और सादगी ने पल भर को माधव का ध्यान खींच लिया। इसी बीच ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजाई। माधव ने चाय वाले को 50 रुपए का नोट थमाया और ट्रेन की ओर बढ़ गया। पीछे से चाय वाला आवाज लगा रहा था, दादा खुचरो टाका बचत के पैसे ले जाओ। मगर माधव बिना मुड़े चुपचाप अपने डिब्बे में चढ़ गया। शायद जिंदगी की ट्रेन भी अब सचमुच अपनी रफ्तार पकड़ने वाली थी। माधव का केबिन तीसरा था। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि केबिन का दरवाजा बंद था। बिना किसी झिझक के उसने दरवाजा खोला, बिना दस्तक दिए। जैसे ही दरवाजा खुला, उसकी नजर उस ही गोल मटोल, भोली और सुंदर सी लड़की पर पड़ी, जिसे वह प्लेटफॉर्म पर सूटकेस लिए चढ़ते हुए देख चुका था। लड़की माधव की आरक्षित सीट पर पूरी तरह से फैलकर बैठी थी। इतना ही नहीं, उसने माधव का बिस्तर, बेडरोल भी खोलकर अच्छे से बिछा लिया था। तकिया अपनी कोहनी के नीचे दबा रखा था और कंबल को अपने पैरों के चारों ओर लपेट लिया था, जैसे ये सब उसका अपना हो। माधव ने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, अगर इतना ही कर लिया था तो कंबल पूरा खोलकर लपेट भी लेती। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया था जो मुझे ही बाहर छोड़ दिया गया? उसे समझ नहीं आ रहा था गुस्सा करे या हंसे। क्योंकि वो एक लड़की थी, माधव ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप अपना बैग नीचे रखा और किनारे सरक कर बर्थ के एक कोने में बैठ गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर इसकी जगह कोई लड़का होता तो अब तक तो मैं अपनी सीट पर बैठ चुका होता। पर चलो, अब लड़की है तो कुछ कहूं भी कैसे। माधव को याद आया कि उसने तो जानबूझकर खिड़की वाली सीट ली थी ताकि सुबह के समय बाहर के नजारे देख सके और जो दृश्य मन को भा जाए उसे अपने कैमरे में कैद कर सके। मगर अब तो ये सपना अधूरा ही लग रहा था। उसने खुद को दिलासा दिया, शायद रात को जब इसे नींद नहीं आएगी तब मैं खिड़की के बाहर झांक लूंगा। इस सोच के साथ वह चुपचाप बैठा रहा। उसके सामने वाली सीट पर एक बुजुर्ग जोड़ा बैठा था, वही जो उसने पहले देखा था। एक पूरा बंगाली परिवार, जिनमें दादा दादी, माता पिता और 2 बच्चे शामिल थे। थोड़ी देर बाद माधव ने बातचीत की शुरुआत की। उन्हें मुस्कुराकर संबोधित किया और पूछा, आप लोग कहां जा रहे हैं? क्या छुट्टी मनाने जा रहे हैं? बातचीत धीरे धीरे सहज होती जा रही थी और माधव के भीतर छिपा पर्यटक अब धीरे धीरे जागने लगा था। जब ट्रेन बर्धमान स्टेशन पहुंची तब तक टीटीई भी डिब्बे में आ चुका था।
अब तक चारों केबिनों में बैठे मुसाफिर एक दूसरे के नाम जान चुके थे, या तो डिब्बे के दरवाजे पर चिपकी आरक्षण सूची से या फिर टीटीई से पूछकर। माधव ने अपने केबिन में बैठे एक अंकल से बातचीत शुरू कर दी थी। वहीं आंटी कभी अपने पोते से बतिया रही थीं तो कभी उस लड़की से जिसका नाम डॉक्टर कविता था। उन दिनों लोग आज की तरह मोबाइल में खोए नहीं रहते थे। मोबाइल तब सिर्फ संपर्क का जरिया हुआ करता था, न कि एक पूरी दुनिया। लोग एक दूसरे से बातचीत करते, पास बैठे व्यक्ति के बारे में जानने की उत्सुकता रखते। यह वो समय था जब सामने बैठा इंसान ज्यादा महत्वपूर्ण होता था, न कि उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल। माधव अब तक केबिन के सभी लोगों से जान पहचान बना चुका था। वह डॉक्टर कविता से थोड़ी अधिक बातचीत कर रहा था। ये केवल इसलिए नहीं कि वह एक आकर्षक युवती थी, बल्कि इसलिए कि दोनों हम उम्र थे। उनकी बातचीत में उम्र की समझदारी झलक रही थी। तकनीक, शिक्षा और युवा सोच जैसे विषयों पर वे गंभीरता से चर्चा कर रहे थे। उधर माधव अंकल की सोच को भी समझ रहा था। उनकी बातों से उसे यह समझ आ रहा था कि जीवन के संघर्षों से कैसे डटकर सामना करना चाहिए। यह सफर सिर्फ स्टेशन दर स्टेशन की दूरी नहीं, बल्कि पीढ़ियों के विचारों और अनुभवों का मिलन भी बन गया था। बातों ही बातों में अंकल ने एक कहानी सुनाई जो माधव को किसी काल्पनिक किंवदंती जैसी लगी। लेकिन उस कहानी के पीछे कुछ ऐसा था जो धीरे धीरे उसकी सोच को जकड़ने लगा। कहानी की शुरुआत होती है अयान दत्ता से। कोलकाता का एक मानव विज्ञान एंथ्रोपोलॉजी शोधकर्ता जो असम के एक रहस्यमयी गांव मायोंग की ओर यात्रा करता है। मायोंग वह जगह है जिसकी पहचान सदियों पुराने तंत्र मंत्र और काले जादू से जुड़ी हुई है। अयान का शोध खासकर उन आदिवासी अनुष्ठानों पर केंद्रित था जो अब लगभग खो चुके हैं, जैसे कि बोरदोई चिला उत्सव, जहां लोगों पर आत्माएं उतरने और उन्हें वश में करने वाले नृत्य किए जाते हैं। मायोंग एक ऐसा गांव है जहां दोपहर में भी कोहरा छाया रहता है। गांव वाले खासकर बुरी दीहिंग के घने जंगलों में जाना टालते हैं और सबसे ज्यादा बचते हैं कामाख्या गुफा के खंडहरों से, जहां रात को रहस्यमयी आवाजें गूंजती हैं। कहते हैं ये वो आवाजें हैं जो केवल मृत आत्माओं के लिए होती हैं। अयान के साथ एक स्थानीय मार्गदर्शिका होती है, पर्वती, जो एक स्कूल शिक्षिका है, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है। उसका छोटा भाई 10 साल पहले उसी जंगल में गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन मायोंग में पहली ही रात अयान को जंगल से किसी प्राचीन भाषा में मंत्रोच्चार सुनाई देता है। जबकि उस दिन कोई अनुष्ठान तय नहीं था। वह उस आवाज को रिकॉर्ड कर लेता है, लेकिन जब वह बाद में रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसमें साफ साफ एक आवाज उसके नाम को पुकारती है, अयान, मुरनाम किनिपाले नाय। अयान, क्या तुम मेरा नाम भूल गए हो? पर्वती ने एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कथा सुनाई, एक आत्मा की जिसका नाम था तेजिमोला। मान्यता थी कि वह एक छोटी बच्ची थी जिसे सदियों पहले एक तांत्रिक अनुष्ठान के दौरान बलि चढ़ा दिया गया था। लोक कथाओं के अनुसार उसका शरीर ब्रह्मपुत्र में घुलकर एक कमल के फूल में बदल गया, लेकिन उसकी आत्मा को मंत्रों के जरिए एक तांबे की कलश में बांध दिया गया और वह कलश जंगलों की गहराइयों में दफन कर दी गई। स्थानीय लोगों का मानना है कि तेजिमोला उन लोगों को अपने वश में कर लेती है जो सच की तलाश में उस जंगल में जाते हैं। अयान, जो विज्ञान में विश्वास करता है और तर्कशील है, इस बात को अफवाह मानता है। लेकिन सब कुछ तब बदल जाता है जब उसे एक लड़की सपनों में दिखने लगती है। कमल जैसे नेत्र, कीचड़ से सने पांव और दिमासा भाषा में एक लोरी गुनगुनाती हुई, एक ऐसी भाषा जिसे अयान जानता तक नहीं। हर बार जब वह उठता है उसके पैरों के तलवे गीले होते हैं। एक रात पर्वती उसे बताती है कि वह हर पूर्णिमा की रात अपने भाई की आत्मा को जंगल से फुसफुसाते हुए देखती है। उसका विश्वास है कि उसका भाई भी उसी प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा है, शायद अंतिम बलि। वे दोनों उस जंगल में वापस जाते हैं, उन फुसफुसाहटों का पीछा करते हुए। जंगल के गहरे हिस्से में भटकते हुए अयान और पर्वती को एक भूला बिसरा मठ दिखाई देता है, खंडहरों में तब्दील, लेकिन अब भी उसके पत्थरों पर कुछ उकेरा हुआ था। दीवारों पर
प्राचीन यंत्र और उन पर उकेरी गई थीं अजीब सी आत्माओं की आकृतियां, मुंझिया। यह वही मुंझिया था जिससे पश्चिमी भारत के गांव डरते थे, पर यहां की चित्रकारी कुछ अलग थी। यहां मुंझिया के साथ थे 7 साये, हर एक भारत के 7 बहनों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रतीक। परबती ने बताया कि यह कोई सामान्य मुंझिया नहीं था, बल्कि छाया मुंझिया, एक शापित रूप जो उन आदिवासी अनुष्ठानों से जुड़ा है जिन्हें अधूरा छोड़ दिया गया था। वह मानती थी कि जो भी इस आत्मा को जगा देता है उसे उस अधूरे अनुष्ठान को पूरा करना ही होगा, वरना वह आत्मा उसे धीरे धीरे खुद में समा लेती है। शाम होते होते वे लोग गांव लौटते हैं, लेकिन वह गांव अब पहले जैसा नहीं था। हर चीज ठहरी हुई थी, सन्नाटा, निर्जीवता, जैसे पूरा गांव समय के किसी जमे हुए क्षण में कैद हो गया हो। गांव वाले अब उन्हें पहचानते तक नहीं थे। न सूरज उगता था न डूबता, एक ही धुंधली रोशनी में सब कुछ अटका हुआ था। तभी अय्यान को धीरे धीरे एहसास होने लगा, वे एक समय चक्र, टाइम लूप में फंस चुके हैं। एक ऐसा अनुष्ठान जो बार बार दोहराया जा रहा है जब तक बलि पूरी न हो जाए। अंततः एक विशाल साल के पेड़ के नीचे उन्हें वह तांबे की कलश मिलती है। जब अय्यान उसे खोलता है, अंदर एक सड़ा गला पांडुलिपि होती है, खून से लिखा गया एक संधि पत्र, जिसमें संस्कृत, बोडो, दिमासा और एक प्राचीन नागा भाषा के शब्द होते हैं, पर वह संधि अधूरी थी। जैसे ही अय्यान उसे पढ़ना शुरू करता है, हवाएं तेज हो जाती हैं, पेड़ मरोड़ खाने लगते हैं और साए उभरने लगते हैं। कुल 7 साए। उनमें से सबसे छोटा साया एक लड़की का लगता है, वही कमल नयनों वाली। वह धीरे से फुसफुसाती है, मुझे मुक्त करो या फिर 8वां बन जाओ। कई हफ्तों बाद अय्यान कोलकाता लौटा, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसकी आंखों में कोई और ही दुनिया बस गई थी और उसकी चुप्पी में एक ऐसा डर समाया हुआ था जिसे शब्द नहीं पकड़ सकते थे। उसके शोध पत्र अब साधारण नहीं थे, वे भरे थे अजीब चिन्हों से, कुछ भूली हुई भाषाओं में लिखी पंक्तियों से जिन्हें कोई और समझ नहीं पाता। परबती कभी नहीं मिली, न जंगलों में, न गांव में, न उन सपनों में जहां वह पहले मुस्कुराया करती थी। लेकिन अय्यान के पास अब भी थी एक चीज, मायोंग में की गई रिकॉर्डिंग्स। कभी कभी जब वह उन्हें सुनता, किसी अनजानी सी लोरी के बीच से एक लड़की की आवाज धीमे से फुसफुसाती, तू मोर नाम किनी पाले नाए, तुम मेरा नाम भूल गए हो क्या? और उस एक सवाल के साथ हर बार सब कुछ फिर से शुरू हो जाता था। कहानी खत्म होते होते दोपहर का खाना लग चुका था। सबने चुपचाप लंच किया, जैसे हर किसी का मन अब भी उस आखिरी कहानी के असर में डूबा हुआ हो। खाने के बाद जैसे ही चाय की प्यालियां सामने आईं, कहानी का सिलसिला दोबारा शुरू हुआ। इस बार कविता की बारी थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ सबकी ओर देखा, फिर अपनी हथेलियों को घुटनों पर टिकाकर थोड़ी देर सोचा, जैसे कोई दरवाजा खोलने से पहले उसकी चाबी टटोल रही हो। अब मेरी कहानी, उसने कहा, और सब एक बार फिर उसी चुप्पी में डूब गए जहां शब्द ही समय की गति तय करते थे। असम का एक छोटा सा गांव, पाठारकांडी समय, चैत्र महीने की आखिरी रात, जब बोरदोई चिला की हवाएं लौटती हैं। गांव में हर साल एक अनोखी बात होती थी। चैत्र महीने के आखिरी सप्ताह में एक दिन अचानक आंधी की तरह तेज हवाएं चलतीं, पेड़ झुक जाते, मिट्टी उड़ती और दूर पहाड़ों से आती एक सुरीली सी गूंज हवा में घुल जाती। गांव वाले इसे कहते थे, बोरदोई चिला लौट आई है। बुजुर्ग कहते थे, बोरदोई चिला कोई सामान्य आंधी नहीं, वो एक अप्सरा की आत्मा है, जिसे हर साल चैत्र में अपनी माँ से मिलने के लिए स्वर्ग से धरती पर आने की अनुमति मिलती है। इस गांव में एक लड़की रहती थी, पारो, जिसकी आंखों में बादलों सी गहराई थी। उसकी दादी उसे हर साल बोरदोई चिला की कहानी सुनाती थीं। एक जमाने में एक अप्सरा थी, सुंदर, तेजस्विनी और विद्रोही। उसका नाम था बोरदोई। जब स्वर्ग में बंदिशें ज्यादा हो गईं तो वह धरती पर चली आई अपनी माँ से मिलने, लेकिन समय समाप्त होने से पहले वो लौट नहीं सकी और स्वर्ग के रक्षक देवताओं ने उसे हवा में बांध दिया। अब हर साल वो हवा बनकर लौटती है, कुछ समय के लिए। पारो इस कहानी को बस सुना नहीं करती थी, वो महसूस करती थी। एक साल जब बोरदोई चिला की हवाएं आईं, पारो अकेली खेतों की ओर चली गई।
हवा अजीब ढंग से चल रही थी, जैसे कोई उसके कानों में कुछ कह रहा हो। और फिर वह हवा उसे एक पुराने तालाब के किनारे तक ले आई। वहां उसे जमीन में ढंसी एक चूड़ी मिली, चांदी की, मगर इतनी हल्की कि जैसे हवा से बनी हो। और उसी क्षण उसे किसी औरत की आवाज सुनाई दी। तू समझ सकती है मुझे? क्या तू मेरी कहानी पूरी करेगी? पारो कांप गई, लेकिन उसके होठों से अनायास निकला, हाँ। उस रात पारो ने सपने में बोरदोई चिला को देखा। लंबे खुले बाल, आसमानी साड़ी और आंखों में बादल। उसने कहा, मुझे मुक्ति चाहिए। हर साल मैं आती हूं और हर साल लौट जाती हूं अधूरी। कोई मेरी पूरी बात नहीं सुनता। मेरे गीत अधूरे हैं, मेरी याद अधूरी है। पारो ने अगली सुबह गांव की चौपाल में बोरदोई चिला की कथा पूरी सुनाई, गाया उसका गीत, बनाई उसकी मूर्ति और शाम को चांद की रोशनी में उसे तालाब में विसर्जित कर दिया। हवा एकदम शांत हो गई। उस रात पहली बार बोरदोई चिला नहीं आई, क्योंकि शायद अब उसे लौटने की जरूरत नहीं थी। पारो की आंखों में आंसू थे, पर हवाओं में एक अजीब सी मिठास थी। एक नई परंपरा जन्म ले चुकी थी, बोरदोई चिला उत्सव। कविता की कहानी समाप्त होते ही अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी न जाने कितनी लोक कथाएं और किंवदंतियां मायोंग गांव में सुनी जाती हैं, पर उनकी सच्चाई का अंदाजा तो वहीं जाकर ही लग सकता है। उन्होंने आगे बताया कि वे और उनकी पत्नी जल्द ही गुवाहाटी से मायोंग जाने वाले हैं, जबकि उनका बेटा और उसका परिवार वापस कोलकाता लौट जाएगा। हमें दोनों को ही रहस्यों की खोज का शौक है, अंकल बोले। फिर उन्होंने माधव की ओर देखा और पूछा, वैसे मिस्टर माधव, आप किस काम से मायोंग जा रहे हैं? माधव ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं भी अयान की तरह एक खोजी हूं। इस बार मायोंग का निमंत्रण वहां के मुखिया बर्मन साहब की ओर से मिला है। उनके बेटे की शादी है और उनकी बेटी भी आ रही है, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ से। मैं इन आयोजनों में शामिल होने के साथ साथ कुछ विषयों पर अध्ययन भी करूंगा जो मेरी रुचि के हैं। माधव की बात अभी पूरी ही हुई थी कि अंकल ने घड़ी की ओर देखा और कहा, ओह, 7:10 चुके हैं। अब तो जलपाईगुड़ी स्टेशन आने ही वाला होगा। वहीं पर रात का खाना चढ़ेगा और फिर सर्व किया जाएगा। मैं तो खाना खाकर सीधा सो जाऊंगा। सुबह 4:10 पर गुवाहाटी स्टेशन पर मिलते हैं। इसके बाद कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए, जैसे हर कोई अपनी अपनी यादों और सोच में डूब गया हो। डिब्बे में एक शांत सा सन्नाटा फैल गया। सिर्फ ट्रेन की धीमी रफ्तार की आवाज बाकी रह गई थी। नमस्ते प्यारे दोस्तों, स्वागत है विस्पर्ड मेलोडीज एंड टेल्स में, जहां संगीत और कहानियां एक नई जिंदगी पाती हैं। अगर आपको दिल को छू लेने वाले गीत और मनमोहक कहानियां पसंद हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को टैप करें, ताकि हर नया गाना और कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो लाइक बटन दबाना ना भूलें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद। इसी तरह हमारे साथ बने रहें, सपने देखें, सुरों में खो जाएं और कहानियों की दुनिया में डूब जाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।